हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री का। बेटा सेकंड चैप्टर है। मैंने आपको एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में करा दिया है, कोलाइडल स्टेट। उसकी मैंने 3 वीडियोज़ बनाई थी। 3 वीडियोज़ में आपका मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड करेंगे। उस चैप्टर का नाम है बेटा गैसियस स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों के कमेंट्स भी आए थे मेरे पास कि मैम आप हमें लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट चैप्टर करा दीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों गैसियस स्टेट चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी चैप्टर है। पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें आपको डेरिवेशंस मिलेंगे काफ़ी सारे। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम चैप्टर गैसियस स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम डालते हैं यहाँ पर कि आपका चैप्टर क्या है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड। वैसे बुक के अकॉर्डिंग तो ये आपका सेकंड नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चैप्टर करा दिया है ऑलरेडी, कोलाइडल स्टेट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो स्टूडेंट सेकंड चैप्टर में हम आज क्या करेंगे डिस्कस, कौन सा चैप्टर है आपको, ये गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट बात ये है देखने वाली कि गैसियस स्टेट, इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में गैसीय अवस्था। ठीक है, अब देखो बच्चों, गैसेस स्टेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। किसी को मैटर को हम कहते हैं हिंदी में पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं मैटर की। तो बेटा मैटर क्या है, अपने आप में एक पदार्थ है। और आपको मालूम है कि पदार्थ यानी मैटर होता क्या है। तो नॉर्मली आपने डेफिनेशन बहुत पढ़ी होगी, बहुत रट्टा मारा होगा क्लास 9th-10th में, कि पदार्थ वह है जिसका अपना एक वॉल्यूम होता है, जिसका अपना एक मास होता है, जो एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है। मतलब ऑक्युपाई करने का मतलब है कि उसको अब वो अपना एक स्थान घेरता है, जगह को घेरता है, उसे बोलते हैं स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जिसमें मास होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, और जिसका अनुभव हम उसको देखकर, छूकर और अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको छूकर, देखकर, और जो आपको स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स मैटर कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं उसको हम पदार्थ। ठीक है, ये तो बेटा डेफिनेशन हो गई हमारी मैटर की डेफिनेशन की मैटर होता ही क्या है, राइट स्टूडेंट। अब बात आती है भाई मैटर में क्या है, इसकी 2 स्टेट हम निकालते हैं। एक बेटा हमारी पहली होती है फिजिकल स्टेट, एक बेटा हमारी होती है यहाँ पे केमिकल स्टेट, राइट स्टूडेंट्स। फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे अपने क्लास बीएससी पार्ट 1 में, हम करेंगे इसके बेस पे। इसकी अगर फिजिकल स्टेट की बात करें बेटा हम, तो ये बेटा इसको आपका, ये आपका होता है 5 टाइप का। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ओनली इसको डिस्कस करेंगे आज। तो फिजिकल स्टेट में अगर आप बात करें हम, तो बेटा ये 5 टाइप का होता है। एक आपका होता है सॉलिड, एक आपका होता है लिक्विड, एक आपका होता है गैस, एक का बेटा क्या होता है आपका प्लाज्मा, और बेटा लास्ट इज वन है आपका, ये होता है वोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, वोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ये इसकी 5वीं स्टेट है बेटा, वोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, और प्लाज्मा चौथी, तीसरी गैस, दूसरी लिक्विड, और आपकी फर्स्ट इज वन सॉलिड। तो बेटा ये 5 स्टेट होती हैं आपकी किसकी, मैटर की। किस बेस पर, फिजिकल स्टेट के बेस पर। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना कौन सा है, हमारा चैप्टर कौन सा है बेटा, गैसियस स्टेट। यानी कि हम लोगों को इस मैटर की जो इसकी फिजिकल स्टेट, उसकी हमें 3rd स्टेज पढ़नी है। इस चैप्टर का नाम क्या है, गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे गैसियस स्टेट को। तो सबसे पहले स्टूडेंट मुझे ये बताओ, आपने क्लास 9th में से, मतलब ये क्लास 6 NCERT में स्टार्ट हो जाता है कि पदार्थ क्या है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनकी डेफिनेशन सब स्टार्ट हो जाती है। तो बेटा हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। तो सबसे पहले बेटा बताओ कि गैस होता क्या है। अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस क्या है, तो आप नॉर्मली आप खूब याद करते हो कि गैस वो है जिसका ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आप गैस को जिस बर्तन में, जिस पाइप में, जिस जगह में रखोगे वो उसी की शेप को ले लेती है। तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है।
तो अभी आपने गैस को यूज़ किया, पता नहीं कुछ गैस आपके वहाँ से उड़ गई, वहाँ से तो मतलब उसको डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट नहीं रहा। इसका मतलब जिसकी शेप, जिसका वॉल्यूम अगर डेफिनेट नहीं है तो वो आपकी पदार्थ की ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, आपकी गैस कहलाती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे डिस्कस सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ पे कि भाई कैसे कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे कैसे डिफाइन करेंगे हम आज देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा सॉलिड के बारे में। देखिए सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं बेटा। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसको सॉलिड के लिए। ये बेटा आपका क्या है, देखिए ये आपका है सॉलिड, एक आपका है लिक्विड, ये आपका है बेटा गैस। राइट स्टूडेंट्स, सॉलिड क्या होता है बेटा, सॉलिड है आपका मीन्स कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम, राइट स्टूडेंट्स, एंड डेफिनेट शेप। सही बात है ना भाई, जो सॉलिड होगा, सॉलिड का आकार, आयतन दोनों निश्चित होंगे। आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, आप जो चीज़ सॉलिड होती है उसका शेप भी, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, बेटा वो आपका होता है सॉलिड। ठीक है, लिक्विड क्या मतलब उसका शेप तो आप मतलब उसकी कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं भी डिस्कस करते हैं, जैसे आपने क्या मिल्क लिया, ठीक है, आपने 2 लीटर मिल्क लिया, आपने 2 लीटर मिल्क को अगर फ्राई पैन में रखा तो वो फ्राई पैन का शेप ले लेगा, आपने उसको बोतल में रखा बोतल का शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या कि लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था है जिसका शेप तो कांस्टेंट नहीं रहता लेकिन उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो दूध आपका जो 2 लीटर था वो हमेशा क्या रहा बेटा, 2 लीटर ही रहा, लेकिन उसने अपना बर्तन के अकॉर्डिंग शेप को चेंज कर लिया। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, डेफिनेट मतलब वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट क्या हो गई, इसकी शेप हो गई बेटा। राइट स्टूडेंट्स, अब बेटा बात आई गैस की। तो गैस में क्या होगा, गैस में ना तो बेटा वॉल्यूम डेफिनेट होगा ना ही इसकी डेफिनेट शेप होगी, मतलब कुछ भी इसमें डेफिनेट नहीं होगा। दोनों क्या होंगे इसमें, दोनों इसमें आपके बेटा होंगे इनडेफिनेट। क्या रहेंगे इसमें, इनडेफिनेट। ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा ना इसका शेप डेफिनेट रहेगा, दोनों ही आपके क्या रहेंगे, बिगड़ जाएंगे। तो हम तो ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं बेटा, हम गैस स्टेट। कभी कभी नॉर्मली आपसे पूछ लेता है कि जो गैस स्टेट है उसमें वॉल्यूम और आपका शेप कैसा होता है, डेफिनेट, इनडेफिनेट, कांस्टेंट क्या। तो आप बोलेंगे कि जो गैस है आपकी मतलब मैटर की 3rd स्टेट, उसमें ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है मतलब डेफिनेट नहीं होता और ना ही उसकी शेप डेफिनेट रहती है। ठीक है बेटा, ये बेटा बात हो गई गैस की। अब बेटा ये तो हमने डिफाइन कर दिया इसकी शेप और इसके वॉल्यूम के बेस पर। अब बात आती है इसमें हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको पता है कि सॉलिड में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बेटा, देखो कितने पास पास होते हैं ना, कितने पास पास है, जरा देखो आप, हैं पास पास, सब पास पास हैं ये। ठीक है, सारे क्या है बेटा इसमें, आपके सारे इसमें होते हैं आपके पास पास हैं सभी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सॉलिड में सारे आपके जो है इसके आपके पार्टिकल्स क्या है, पास पास। क्यों, क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं बेटा लिक्विड के बारे में। लिक्विड में क्या थोड़े दूर दूर होते हैं बेटा, देखो थोड़ा दूर है ना, ये देखिए स्ट्रक्चर में है दूर। तो क्यों, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, मतलब मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो क्या होता है आपका लिक्विड। अब बात करते हैं बेटा हम गैस की। गैस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको तो बहुत दूर होते हैं बेटा, देखो कितनी दूर दूर है ये, मतलब इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जीरो या ना के बराबर होता है, और मॉलिक्यूल आपस में दूर 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 बिखरे रहते हैं, ऐसे करके बिल्कुल दूर दूर हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है बेटा, गैस। बेटा ये तो हमने इसकी डेफिनेशन दे दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर। ठीक है, अब बेटा
हमें पता चल गया कि गैसियस स्टेट कहते किसे हैं, गैस होती क्या है, ठीक है। गैस की हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी आपकी, ठीक है, दे हमारी हो गई। अब बेटा इस चैप्टर में आप कुछ लॉ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेटा, एक तो आपको बेटा है वॉयल्स लॉ, एक आपका बेटा है चार्ल्स लॉ, ठीक है बेटा। तो वॉयल्स और चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें हम दोनों के बारे में, दोनों आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या होता है बेटा वॉयल्स लॉ? एक साइंटिस्ट था वॉयल ने अपने नेम के बेस पे एक लॉ प्रेजेंट किया, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में मोस्टली आपने डेफिनेशन वो पढ़ोगे, आप डेरिवेशन पढ़ोगे, सारे मतलब गैसेस के लॉ पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट बेटा हमारा है, इसे बोलते हैं गैलुसिक लॉ। गैलुसिक लॉ का मतलब है इसमें आपका, इसमें आएगा वॉयल लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। वॉयल का नियम और आपका चार्ल्स का नियम, हम ये दो पढ़ेंगे बेटा इसमें, ठीक है बेटा। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं बेटा वॉयल्स लॉ, ठीक है, वॉयल बोलते हैं इसको। तो बेटा सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे वॉयल्स लॉ, यानी कि जो वॉयल्स लॉ होता है बेटा वो क्या होता है, ठीक है। तो बेटा वॉयल्स लॉ, वॉयल्स ने बताया था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये है आपका वॉयल्स लॉ। क्या बताया वॉयल्स ने कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम V होगा वो प्रेशर P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो इसको हम इसको डिफाइन कैसे देंगे बेटा? तो देखो, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ठीक है, इनवर्सली proportional, the volume of any gas inversely proportional to pressure at constant temperature। राइट स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि वॉयल ने ये बताया, वॉयल जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? वॉयल्स लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका V है क्या यहाँ पे? वॉल्यूम। V क्या है बेटा यहाँ पे? वॉल्यूम, राइट स्टूडेंट्स। वॉल्यूम किसके बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके 1/P पे, इन्वर्स आ गया तो 1/P होगा, और डायरेक्टली होता तो इसके आपके यहाँ सामने होता। तो किस पर बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा आपका, ठीक है। इसको हटाएंगे बेटा तो क्या आएगा आपका? K कांस्टेंट आएगा, इसको हटाया हमने तो कांस्टेंट K आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या आएगा? PB बराबर क्या बचेगा यहाँ पर? K। यानी हमारा रिलेशन क्या आ गया बेटा? रिलेशन आ गया हमारा PV बराबर कांस्टेंट, ये बेटा हमारा रिलेशन आ गया। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि PV बराबर कांस्टेंट ये कैसे आया, ठीक है, प्रूव करेंगे इसको। तो बेटा ये तो हमारा था वॉयल्स लॉ, ये वॉयल्स का लॉ था विद डेफिनेशन, मैंने आपको प्रूव कर दिया। अब इसे प्रूव करना है हमें, तो बेटा यहाँ पे प्रूव करते थोड़ा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने पढ़ रखी होगी काइनेटिक गैस इक्वेशन, पढ़ी होगी सभी लोगों ने, पढ़ रखी है ना? क्या होती है बताओ काइनेटिक गैस इक्वेशन का? मोस्टली बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि यहाँ पर डालते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन, इसका हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे आया हमारा कांस्टेंट। तो हम जानते हैं बेटा वी नो डैट काइनेटिक गैस इक्वेशन, वी नो डैट काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा? ये देखते हैं इसमें हम लोग कि इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारा एक फार्मूला होता है आपका, हमारा फार्मूला होता है PV बराबर 1/3, ठीक है, PV बराबर 1/3, फिर आपका होता है MN, फिर आपका होता है बेटा MNC², ठीक है बेटा।
ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है, ठीक है। हम लोगों को पता होना चाहिए पीबी बराबर mNSC², जहाँ बेटा m क्या है, जहाँ बेटा आपका m क्या है पता है आपको, यहाँ आपका जो m होता है वो m होता है आपका क्या, इसका मास। m क्या हो जाएगा बेटा, उसका मास। n क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, और c क्या है आपका, वेलोसिटी। तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, m आपका मास हो गया बेटा, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, n क्या है, n बराबर नंबर ऑफ मोल्स। c क्या है बेटा यहाँ पे, वेलोसिटी, ठीक है बेटा। c क्या है बेटा यहाँ पे, वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा मैं क्या करूँगी, जो मेरी इक्वेशन है ये वाली काइनेटिक गैस इक्वेशन, इसमें क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ, कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं दोनों तरफ कर रही हूँ, ऊपर भी कर रही हूँ नीचे भी कर रही हूँ, राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने कर दी, मैंने समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर तो कर दो बेटा, पीबी बराबर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/2, तो बेटा ऊपर किया हमने मल्टीप्लाई, नीचे किया डिवाइड, ठीक है। m n, ये क्या आपका mNC², ठीक है बेटा। आपको एक बात मालूम है, ये जो चीज होती है हाफ mNC², ये आपको पता होगा ये किसके बराबर होती है बेटा, ये बेटा हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है बेटा, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, ये हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हमने पहले क्या देखा बेटा यहाँ पे, mNC² में इसके लिए हम क्या रखेंगे बेटा, ke बराबर हाफ mNC²। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mNC²। इसका मतलब हम इसकी जगह हम ke पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। pb बराबर 2/3 इंटू ke हो गया बेटा ना। और अब बेटा एक बात बताइए, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो उसके मैटर में आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। आप नॉर्मली आप किसी उसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, गैस के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यदि गैस के मॉलिक्यूल का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगते हैं, उन्हें एनर्जी मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या, ये जो होती है आपकी ke डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, टी के होती है, किसके होती है, टी के होती है ना। तो क्या जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के होती है बेटा, तो बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम टी लगा सकते हैं, राइट। और ये साइन हटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, ये आपने हटाया तो बेटा के टी आ गया, जहाँ के क्या है हमारा कांस्टेंट। तो क्या इस के की जगह हम यहाँ के टी लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दो तो क्या होगा, पीबी बराबर 2/3 के टी, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या कि ये 2/3 भी क्या है आपका एक डिजिट है, और आपका एक के भी क्या है कांस्टेंट, और टी क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये सब बेटा क्या हो गया, सभी आपका कांस्टेंट हो गया। तो क्या आ गया आपका पीबी बराबर, क्या आ गया आपका पीबी बराबर कांस्टेंट, राइट। तो हमें ये तो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ यही करना था कि वॉइस लॉ कहता है पीबी बराबर कांस्टेंट, वो हमारा प्रूफ हो गया आ गया। बहुत ईजी है कुछ नहीं बेटा, इसमें समझने में हमने देखा कि जो हमारा ये चीज़ है पूरी ये हमारी के के बराबर है, और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी आपकी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये ऑब्वियसली ये बेटा साइन हटाएंगे तो कौन तो क्या हमारा के आएगा, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट हमारा के आ जाएगा। तो के बराबर किसके हो गया, के टी के। तो यहाँ हम के की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, के टी। तो बेटा के टी यहाँ पर के कांस्टेंट 2/3 कांस्टेंट, और इसमें बेटा इस लॉ में आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये सब क्या हो गया कांस्टेंट। तो बेटा क्या प्रूफ हो गया आगे आपका पीबी बराबर कांस्टेंट, हमें ये प्रूफ करना था। ये बेटा हमारा था वाइस लॉ का डेरिवेशन, ठीक है। अब ये बहुत आता है एग्जाम में बेटा, कभी पूछ लेता है इजी आपको 2 मार्क्स में, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया।
अपने नेक्स्ट आपका साइंटिस्ट आया चार्ल्स लॉ। अब देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है। तो बेटा चार्ल्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो आपको कहता है बेटा चार्ल्स लॉ। मतलब इसका थोड़ा उल्टा कर दो भाई, वाइल्स लॉ में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर था। चार्ल्स में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। सीधी सी बात है, किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, राइट। तो हमने क्या देखा कि क्या कहता है आपका चार्ल्स लॉ कहता है किसी भी गैस का वॉल्यूम एक कांस्टेंट प्रेशर पर उसके टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसमें आप सब कुछ क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। डालो बेटा हेडिंग यहाँ पे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा, देखिए अगर आपने वाइल्स लॉ याद कर लिया तो चार्ल्स में कोई दिक्कत नहीं है। देखो वाइल में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो चार्ल्स में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा। है उसका अपोजिट। वाइल्स में क्या था कि उसमें वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के था। इसमें चार्ल्स में क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर का। तो बेटा क्या डेफिनेशन बनेगी, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस is directly proportional. The volume of any gas is directly proportional to temperature, ठीक है, at constant pressure। यही तो बताया बेटा मैंने आपको कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, गैस का वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर। उसे हम कहते हैं बेटा चार्ल्स लॉ। अब इसका बेटा हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। भाई द वॉल्यूम वी आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, हमारे टी के। तो बेटा क्या आया इसमें हमारा, ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के। किस पर है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट स्टूडेंट्स। किस पे हो गया आपका, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। अब बेटा ये साइन हटाएंगे तो बराबर क्या आएगा, के टी आएगा, राइट बेटा। टी अपॉन में आएगा इसके बी अपॉन टी बराबर के, यानी ये आपका आ गया बेटा चार्ल्स का लॉ। चार्ल्स क्या लॉ क्या आया, बी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी बी अपॉन टी जो होगा वो कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, क्या करनी है, प्रूफ। ये आपके पास सच है या नहीं है, अभी देखते हैं। तो बेटा इसका हम करते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या है बेटा इसका, देखो एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अभी आपने वाइल्स लॉ में आपने एक क्वेश्चन पढ़ी थी काइनेटिक वाली, पी बी इक्वल टू 2/3 KT। वो हमारा प्रूफ होकर वहाँ तक आ गया था, वहाँ तो आपने वहाँ से कर लेंगे इसको। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी वहाँ बेटा, पी बी इक्वल टू 2/3 KT। ये हमने वहाँ पे प्रूफ कर लिया था वाइल्स लॉ में। भाई हमने वहाँ पे के की जगह क्या लगाया था, KT लगाया था ना, वहाँ पे वी हमने सेम किया था, ठीक है। अब बेटा देखो इसी इक्वेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो कोई यहाँ तक तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, यहाँ तक तो प्रूफ मैंने आपको वाइल्स लॉ में करा दिया है, वहाँ तक तो हो गया है। ये तो हम वहाँ से कर लेंगे उतना डेरिवेशन। अब उसके आगे यहाँ पे क्या चेंजिंग आएंगे ये देखो बेटा। देखो अगर मैं इस वी को, इसमें पी को यहाँ पे ले आऊँ और टी को यहाँ पर ले आऊँ, भाई टी भी यहाँ पर ले आई और वी यहाँ पर ले गई, मैंने ऐसा कर दिया, क्रॉस एक्सचेंज कर दिया। मेरा बेटा क्या बचा, वी और बेटा टी आपके इसके अपॉन में आ गया, बी अपॉन टी बराबर पी इसके बेटे यहाँ अपॉन में आ गया 2/3 के अपॉन पी, ठीक है। अब बेटे एक बात बताओ जरा मेरे को, 2/3 एक संख्या है, ये भी आपकी कांस्टेंट हो गई, के आपको ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, है ना, के कांस्टेंट। अब बचा बेटा पी, और हमारा जो इसमें क्या है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर भी कांस्टेंट, के भी आपको कांस्टेंट तो ऑलरेडी है, ये डिजिट भी आपकी 2/3 कांस्टेंट। तो बेटा प्रूफ क्या हो गया, B/T बराबर कांस्टेंट। हमें ये तो प्रूफ करना था, देखो ऊपर हमें ये तो प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, एक लाइन में प्रूफ हो गया। क्यों बेटा, ये बेटा एक लाइन में प्रूफ हमारा इसलिए हो गया क्योंकि
आपका यहाँ पर लिख सकते हो क्या, के कांस्टेंट, ठीक है, पी कांस्टेंट। जब बेटा दोनों ये भी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा चार्ल्स लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। तो यहाँ पे पी भी कांस्टेंट, यहाँ के भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट। तो बेटा ये भी कांस्टेंट हो गया आपका 2/3 कांस्टेंट, ये आपकी डिजिट है। तो बेटा क्या टोटल क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट हो गया। तो क्या रिलेशन आया, B/T बराबर कांस्टेंट। हमको यही प्रूव करना था चार्ल्स लॉ में कि B/T क्या होता है, कांस्टेंट। तो बेटा ये हमने कर लिया इससे इजिली। बेटा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ पे देख लेते, थोड़ा यहाँ देखते हैं, B/T कांस्टेंट। बेटा इसको यहाँ ले जाओ, B बराबर, बेटा कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान लेते हैं, हमारा T इंटू कांस्टेंट हो गया बेटा, T इंटू कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई में ले गए यहाँ पे, ठीक है। अब कांस्टेंट को हटाएंगे, इसको हटाएंगे बेटा, तो क्या है यहाँ पे साइन चेंज होगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, T की। बेटा हमारा ये रिलेशन आ गया, हमें थोड़ा इसको आगे और कर दी, इसको आप यही भी छोड़ सकते, इसको आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है तो इसको आप T को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, इसके पास ले गए T इंटू कॉन्स्टेंट। और बेटा इस कॉन्स्टेंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, इसका आएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो क्या रिलेशन आया, B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T। यानी हमारी ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ होके आ गई यहाँ पर बेटा। तो देखो अगर आपने वाइस लॉ अच्छे से पढ़ लिया, वाइस लॉ का डेरिवेशन आपने अच्छे से कर लिया, तो बेटा उसी की हेल्प से हम कर सकते हैं चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन। तो चार्ल्स लॉ में हमने क्या करा कि जो हमने वाइस लॉ में P = 2/3 KT प्रूफ किया, वहां से वो इक्वेशन हमने उठा ली, ये उठा ली हमने यहाँ पे इक्वेशन। और हमने इस इक्वेशन में क्या करा कि T को ले आए V के अपॉन में, P को ले आए K के अपॉन में। तो T बेटा यहाँ पर आ गया, P यहाँ पर आ गया। हम जानते हैं K यहाँ पे कांस्टेंट है और P क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, ये भी कांस्टेंट, फिर ये भी संख्या भी कांस्टेंट। तो रिलेशन क्या आ गया हमारा, V/T बराबर कांस्टेंट। और T को हम ले गए हम मल्टीप्लाई में, यहाँ पर बेटा ले गए। जब ये हमने कांस्टेंट हटाया तो बेटा यहाँ पे साइन किसका आया, ये साइन आपका ये वाला आ गया यहाँ पे। तो क्या रिलेशन आ गया, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। ये हमारा प्रूफ हो गया बेटा चार्ल्स का लॉ। बेटा इसको अच्छे से आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को, पूरी डेरिवेशन को, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको क्वेरीज, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो स्टूडेंट चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर मैंने आपको आज वॉयल और चार्ल्स का लॉ करा दिया बेटा डेरिवेशन। अब इसमें बेटा अभी आपका रहता है एक, आपके इसमें आती है बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन है, और आपका बेटा इसमें एक है एवोगैड्रो नंबर से आपका, हाँ आपकी आइडल गैस इक्वेशन है, इसमें वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन है आपकी, इसमें रियल गैस है इसमें। मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो इसको हम धीरे धीरे करेंगे, मतलब सीरियल वाइज करेंगे इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसमें क्या, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और आपका इसमें एवोगैड्रो नंबर कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन दो लॉ के लिए आप अच्छे से मतलब रिवाइज कर लेना, इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेना। कोई क्वेरीज, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वरना आप ज़्यादा पढ़ आपको भी समझ में नहीं आएगा। अगर ज़्यादा बड़ा करूँगी चैप्टर को तो अगला सा थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।